कलाहांडी जिले का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत अनुपम है, जो पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। हरियाले जंगलों से भरे इस जिले को दीवार की तरह घेर रखा है आसमान को छूती पर्वतमाला ने। कल कल करते झरने, ऊंचे जलप्रपात पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। कलाहांडी, ओडिशा का कलाहांडी, कला की भूमि कलाहांडी। यहां की काली मिट्टी के कारण कलाहांडी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जिले के कुशल कारीगर लकड़ी से बनाते हैं अनुपम कलाकृति। जिले की हाबसपुरी साड़ी में स्पष्ट दिखती है बुनकर के हाथों की कलाकारी। घुमरा, बनाबाड़ी, बाजासाल आदि लोक कला और लोक वाद्य के लिए कलाहांडी आज विश्व प्रसिद्ध है। उसी कलाहांडी के किसान ने आज आधुनिक कला कौशल से पाई है भरपूर सफलता। इसलिए कलाहांडी वास्तव में कला की भूमि है। इस इलाके के सफल किसानों की कहानी को कैमरे में कैद कर लाने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू की जिले की अधिष्ठात्री देवी मां माणिकेश्वरी के मंदिर से। आजादी से पहले कलाहांडी एक देशीय राज्य था, जिसका साक्षी है यह पुराना राजमहल। नागवंश के महाराजा यहाँ के शासक थे और उस वंश की कुल देवी है मां माणिकेश्वरी। यह सच है कि वे राजवंश की कुल देवी थी, परंतु अब वह सारे कलाहांडी वासियों की आराध्या देवी है। नई फसल आने पर किसान सबसे पहले उसे देवी को अर्पित करते हैं, फिर उसे स्वयं खाते हैं। जिस दिन देवी को नए अनाज का भोग लगाया जाता है, उस दिन को नुआखाई कहते हैं। यह त्योहार भाद्रव शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन मनाया जाता है। उस दिन यह धर्मस्थान त्योहार के रंग में रंग जाता है। यूं तो मां माणिकेश्वरी के मंदिर में वर्ष भर में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, परंतु छत्तर यात्रा मां का सबसे बड़ा त्योहार है। दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस त्योहार में मां का छत्र नगर की परिक्रमा करता है। उस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होकर मां को अपनी श्रद्धा का निवेदन करते हैं। पुराने कलाहांडी राज्य की राजधानी भवानीपाटना शहर। आजादी के बाद जब कलाहांडी को उड़ीसा के एक जिले के रूप में मान्यता मिली, तब इस भवानीपाटना शहर को जिले का मुख्यालय बनाया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से भवानीपाटना की दूरी है 450 किलोमीटर। भुवनेश्वर से यहां आने के लिए सड़क तथा रेल मार्ग दोनों की सुविधा है। 13 ब्लॉक को लेकर बने कलाहांडी जिले की जनसंख्या लगभग 15 लाख है। आदिवासी बहुल इस जिले में सामान्यतः गंड, कंध, परजा और गदबा आदि संप्रदाय के जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका है खेती, परंतु 70 से 90 दशक तक लगातार बारिश की कमी ने जिले के किसानों को कमजोर कर दिया था। उस वक्त भूखमरी से मौत, पेट के लिए बच्चे को बेचने जैसी घटना के कारण सारी दुनिया में जिले की बदनामी हुई थी। पर अब कलाहांडी सारे उड़ीसा की चावल की हंडिया है। 90 के दशक के बाद जिले में सिंचाई की सुविधा में विकास के कारण जिले में धान की खेती में बढ़ोतरी हुई। जिले में अब साल में लगभग 7 लाख टन धान की उपज होती है। इसलिए देश के 25 प्रमुख धान उगाने वाले जिलों में कलाहांडी को जगह दी गई है। कलाहांडी की दूसरी मुख्य फसल है कपास। कपास की खेती यहाँ प्रयोगात्मक रूप से शुरू हुई थी 1984 में। किसानों को इससे अच्छा मुनाफा हुआ, इसलिए अब जिले की लगभग 55,000 हेक्टेयर जमीन में कपास की खेती की जा रही है। कपास की बिक्री के लिए सरकार की ओर से मंडी की व्यवस्था की जा रही है और प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर से व्यापारी आकर रुई खरीद लेते हैं। कपास की खेती को ध्यान में रखते हुए सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास से कलाहांडी जिले में
जिनिंग फैक्ट्री लगाई गई है, जहां रुई से बीज अलग कर उसे बिक्री योग्य बनाया जाता है। धान और कपास के अलावा कलाहांडी के किसान मंडिया, अरहर, मक्के और प्याज भी उगाते हैं। जिले में लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन में प्याज की खेती की जाती है और लगभग 8 लाख क्विंटल प्याज की उपज होती है, परंतु सही बाजार व्यवस्था की कमी के कारण किसानों को प्याज 4 रुपए से 5 रुपए किलो के भाव में बेचनी पड़ती है। किसानों को मिलते कम भाव को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग की ओर से किसानों को प्याज संरक्षण गृह के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिस घर में प्याज लगभग 3 से 4 महीने तक सुरक्षित रह सकती है और भाव बढ़ने पर किसान उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा रहा है। कलाहांडी अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। उन नदियों में से एक है इंद्रावती। यह नदी गोदावरी की एक प्रमुख उपनदी है। इंद्रावती को कलाहांडी की जीवन रेखा कहा जाता है। 90 के दशक के बाद इस नदी पर बांध का निर्माण कर जिले के 4 ब्लॉक को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उस ब्लॉक के किसान दोनों खरीफ और रबी की ऋतु में धान की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। धान की उपज में राज्य भर में कलाहांडी जिला दूसरे स्थान पर है। कलाहांडी जिले की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इंद्रावती के बाद जिले की दूसरी नदी रेत पर अब मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और जिले में प्रवाहित कुछ साल भर पानी देने वाले पहाड़ी झरनों पर छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाएं बनाई गई हैं। उन परियोजनाओं में से एक है भवानीपाटना के समीपवर्ती भट्टंगपदर डैम। बूंदी पहाड़ पर से झरते आ रहे पीपल नाला नाम के झरने से बना है एक सुंदर जलप्रपात, जिसका नाम है रावणधर। रावणधर का दृश्य अति मनोरम है। इसके निचले भाग में भट्टंगपदर बांध बनाकर उसके जल को सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जल भंडार के निचले इलाकों में साल में 2 बार धान की फसल हो पा रही है। नदी बंध योजना के बाद अब नाबार्ड की सहायता से कलाहांडी जिले में अनेक डीबीआई प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं में साल भर ना सूखने वाले पहाड़ी झरनों के जल को पाइप से किसानों के खेत के पास पहुंचा दिया जा रहा है। इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। जल के नीचे की तरफ जाने की प्रकृति के कारण झरने का जल सीधे खेतों में जा रहा है और किसान साल भर अपने खेत में फसल उगा पा रहा है। इस व्यवस्था से खासकर पहाड़ पर्वत पर रहने वाले आदिवासी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। डीबीआई प्रोजेक्ट को कार्यकारी करने वाला जिले का एक गांव है तलझांपी। सिंचाई की सुविधा मिलने के बाद उस गांव की महिलाएं व्यक्तिगत अथवा संगठित होकर सब्जियों की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकी है। उन महिला किसानों की सफलता की तस्वीरें कैमरे में कैद करने के लिए जंगल से भरे पहाड़ी घाट के रास्तों से हमने यात्रा शुरू की कलाहांडी जिले के आदिवासी बहुल और माओवाद से प्रभावित ब्लॉक थुआमूल रामपुर की ओर। घाट वाले मार्ग में हमें करलापाट अभयारण्य से होकर गुजरना पड़ा था। वहां के हरियाली भरे जंगल का दृश्य मन को मोह रहा था। रास्ते में अनेक पहाड़ी झरने और छोटे बड़े जलप्रपात भी देखने को मिले। ऐसे यात्रा करते हुए रास्ते में आया इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल मर्डीगुड़ा नाम का एक आदिवासी गांव। गांव के छोर पर स्थित एक पुराने आम के पेड़ के निकट से 3 धारा में निकली है नदी इंद्रावती। इन छोटी छोटी 3 धाराओं ने इतनी बड़ी नदी का रूप लिया है, यह सोचने पर आश्चर्य होता है। मर्डीगुड़ा होते हुए हम पहुंचे थुआमूल रामपुर के बस स्टैंड पर। यहां है एक छोटा सा बाजार। बाजार के पास है वहां का मां माणिकेश्वरी का मंदिर और थुआमूल रामपुर का पुराना राजमहल। तलझांपी गांव वहां से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। गांव में पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वाद्यों से हमारा स्वागत किया। देवतामाली नाम के पर्वत के निम्न भाग में स्थित यह एक खूब सुंदर गांव है।
गांव के छोर पर की पहाड़ी जमीन में पहले केवल बारिश के दिनों में अलसी, सरसों आदि की खेती होती थी। फसल भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। बारिश के मौसम के बाद जमीन सूखी पड़ी रहती थी। देवतामाली पहाड़ से गांव के छोर को स्पर्श करते हुए बह रहा है एक झरना, जिसे बड़ा नाला के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड की सहायता से वहां डीबीआई योजना कार्यान्वित की गई, जिसके फलस्वरूप बड़ा नाला का पानी पाइप के माध्यम से पहुंचा इस पहाड़ी जमीन में। तलझांपी गांव की महिलाएं उस पानी का उपयोग कर साल भर वहां तरह तरह की सब्जियां उगा रही हैं। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं गांव की रहने वाली हूँ। पहले यहाँ सरसों और अलसी की खेती होती थी। उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होता था। अब पानी की सुविधा हो जाने के कारण हम मटर, टमाटर, बैंगन, गोभी, आलू, मिर्च आदि की भी खेती करते हैं। अच्छी कमाई हो जाती है। बड़े नाले से आई पाइप से 12 जगहों पर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई। महिलाएं यहां मटर, ब्रोकोली, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, आलू आदि की खेती कर रही हैं। मेरा नाम अनीता देवी है। यहाँ कुछ नहीं होता था। अब पानी आ जाने से टमाटर उगाते हैं, चना उगाते हैं, आलू और बीन भी उगाते हैं। अच्छा फायदा होता है। हम लोग आराम से अपना गुजारा कर रहे हैं। इनकी विशेषता यह है कि वह जमीन में किसी प्रकार के रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसलिए यहाँ उगाई जा रही सब्जियों का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। स्थानीय बाजार में इन सब्जियों की अच्छी मांग है। इस कारण से तलझांपी के किसानों की सब्जियां बिकने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। तलझांपी गांव के महिला मंडल की सफलता की कहानी को निहारने के बाद हम निकल पड़े कलाहांडी जिले के एक और ब्लॉक कलमपुर की ओर। वहां पहुंचने के लिए हमने घाट मार्ग से जाते हुए पहाड़ के निम्न भाग तक पहुंचना पड़ा। रास्ते में हमें एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया, जहां पहाड़ अचानक खत्म हो जाता है। वहां से नीचे देखें तो अथाह गहराई नजर आती है। जरा सी असावधानी हुई तो वहां से नीचे गिरकर प्राण जाने का भी डर है। वहां मोबाइल फोन के सिग्नल उपलब्ध होने के कारण उस जगह को हेलो पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वहां की सुंदरता को निहारने के लिए रोजाना पर्यटकों का तांता लगा रहता है। हेलो पॉइंट के सुंदर दृश्य को निहारते हुए घाट के रास्ते से हम नीचे की ओर चले। रास्ते में एक और मनोरम दृश्य देखने का मौका मिला। वह था इंद्रावती बांध योजना द्वारा बनाए गए विशाल जल भंडार का दृश्य। चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ और उसके मध्य भाग में स्थित इस जल भंडार का दृश्य अत्यंत मनोहर है। पर्यटकों को इस स्थान पर आकर्षित करने के लिए कलाहांडी जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष यहाँ एक नौका चालन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इंद्रावती जल भंडार से 4 टनल के माध्यम से जल को पहाड़ के निचले इलाकों तक ले जाया जाता है। वहाँ टनल में टरबाइन लगाकर बिजली पैदा की जा रही है और निचले इलाकों में सिंचाई के लिए कैनल के जरिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सिंचाई व्यवस्था द्वारा कलाहांडी जिले के 4 ब्लॉक के किसान वर्ष में 2 फसल पैदा कर विशेष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। इंद्रावती जल भंडार की शोभा का अवलोकन कर हम पहुंचे कलमपुर ब्लॉक के घरला गांव में। यह गांव देवगिरी पहाड़ के निचले इलाके में है। स्थानीय लोगों की लकड़ी की मांग को पूरा करते करते पर्वत अब वृक्षहीन हो चुका है, परंतु इस पहाड़ी के नीचे स्थित गांव में लोपामुद्रा लहजल का खेत हरा भरा है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए वह यहाँ तरह तरह की सब्जियां उगाती है। जल के सुप्रबंधन के लिए ड्रिप इरिगेशन से लेकर घास नियंत्रण के लिए मल्चिंग पद्धति और लता जातीय फसलों के लिए ट्रेली पद्धति के कारण लोपामुद्रा को मिलती है ज्यादा उपज और अच्छा मुनाफा। मेरा नाम लोपामुद्रा लहजल है। कलमपुर ब्लॉक के घरला गांव में मैं रहती हूँ। मैं छोटे पैमाने पर खेती करती हूँ। पहले धान की खेती करती थी, उसमें बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैं और मेरे पति ने मिलकर सब्जियों की खेती शुरू की।
सब्जियों की खेती शुरू करते वक्त हमने उद्यान कृषि अधिकारियों की सलाह ली। उन्होंने हमें कई तकनीक बताई। उसके बाद मल्चिंग के लिए पॉलीथीन सब्सिडी में मिला, ड्रिप भी सब्सिडी में मिला। फिर हमने खेती शुरू की। खेती से अच्छा फ़ायदा हुआ। हमने गोभी, बैंगन, टमाटर और केले की खेती की। बिक्री अच्छी हुई। उससे मिले फ़ायदे में बच्चों को पढ़ाने के काबिल हुए। घर भी नहीं था, एक पक्का मकान भी बना। मल्चिंग और ट्रेली पद्धति का इस्तेमाल कर लोपामुद्रा एक जमीन में पहले करेला, फिर बरबटी और अंत में टमाटर की खेती कर अच्छी फसल उगा रही है। मल्चिंग से घास नहीं उगती है, इसलिए मेहनत भी कम करनी पड़ती है। घास कम होने की वजह से फसल ज़्यादा होती है। हम तार खींचकर टमाटर की खेती करते हैं। बरबटी भी वैसे ही उगाते हैं, जिससे फसल बहुत अच्छी होती है। उड़ीसा में गोभी की अच्छी मांग है, इसलिए एक और जमीन में लोपामुद्रा साल में 3 बार गोभी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। हम कम दिनों में उगने वाली गोभी की खेती कर रहे हैं। यह 2.5 महीने में तैयार हो जाती है। उसके चारों ओर खुदाई कर हम फसल को अच्छी तरह बढ़ा पाते हैं। साल में 3 बार गोभी उगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। लोपामुद्रा मीठी मकई की खेती भी करती हैं। इसकी खेती जनवरी में शुरू होती है और फसल तैयार होती है अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में। हम स्वीट कॉर्न जनवरी में लगाते हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में फसल तैयार हो जाती है। इसमें 5,000 खर्च कर 15,000 कमाते हैं। केले की खेती लोपामुद्रा को ज्यादा कमाई देती है। यह एक द्विवार्षिक फसल है। जमीन की तैयारी और पौधे लगाने के लिए सिर्फ 1 बार खर्च कर 2 साल तक वह इससे कमाई करती है। केले की खेती के समय पहले पौधे के चारों ओर खुदाई कर मूल खाद देते हैं। उसके बाद अन्य सभी खाद ड्रिप के जरिए दिए जाते हैं। साल भर में मुझे 8 से 10 लाख रुपयों की आमदनी होती है। ड्रिप के माध्यम से हम पानी देने के साथ साथ खाद और दवा भी पौधे तक पहुंचा सकते हैं। पहले पानी देने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब ड्रिप के कारण कम पानी से अधिक खेती हो रही है। पानी का सदुपयोग हो रहा है। प्याज संरक्षण घर के लिए हमें सरकार की ओर से हमें वित्तीय सहायता मिली थी। लोपामुद्रा प्याज की खेती से भी अच्छी कमाई कर लेती है। नई प्याज के भाव ज्यादा नहीं होते, इसलिए उसे कुछ दिन सुरक्षित रखना पड़ता है। इसके लिए सरकारी सहायता से उन्होंने स्थापित किया है एक प्याज संरक्षण गृह। परवल और तरबूज भी उगाती है लोपामुद्रा। अपनी प्रत्यक्ष देखरेख में खेती करने से लोपामुद्रा को मिलती है मानसिक शांति और अच्छा मुनाफा, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो पाया है। सफलता के कारण लोपामुद्रा की तारीफ में स्थानीय अखबारों ने अनेक खबरें छापी हैं, जिससे दूसरों को बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारी खेती की तकनीक देखने के लिए बहुत किसान आते हैं। कोरापुट, नवरंगपुर आदि पड़ोसी जिले से भी लोग आते हैं। लोपामुद्रा के खेत में उनकी सफलता की छवि को परख कर हम लौट आए भवानीपटना। अगले दिन सुबह सुबह हम फिर निकल पड़े मशरूम की खेती करने वाली कुछ महिला किसानों के गांव तेंतलपदर की ओर। उस गांव की दूरी भवानीपटना से लगभग 15 किलोमीटर है। इस गांव के लोग कुटिया कंध संप्रदाय के आदिवासी हैं। 2007 में नाबार्ड की सहायता से गांव में 15 परिवार की महिलाएं इस खेती में लग पड़ी। आज मशरूम की इस खेती ने उन्हें खूब सफलता दिलाई है। बदल गई है उनकी आर्थिक स्थिति। भवानीपटना के नजदीक होने के कारण इस गांव के मशरूम की वहां अच्छी मांग है। शहर के व्यापारी तड़के ही पहुंच जाते हैं इस गांव में मशरूम खरीदने के लिए, जिससे मशरूम की बिक्री में इन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। किसी से मुंह खोलकर बात ना करती इस गांव की महिलाएं आज दूसरे गांव की महिलाओं को मशरूम की खेती करने की तालीम दे रही हैं। मैं 2007 से मशरूम की खेती कर रही हूँ। मशरूम की खेती की कमाई से मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं में पढ़ता है और दूसरा मैट्रिक में।
मशरूम की खेती के कारण हम लोग अच्छी तरह से अपना परिवार चला रहे हैं। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तुम लोग भी मशरूम की खेती करो और आगे बढ़ो। इन किसानों की सफलता को देखने के बाद हम निकल पड़े कालाहांडी के एक प्रमुख दर्शनीय स्थल डोकरी चंचरा की ओर। भवानीपाटना से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है डोकरी चंचरा नाम का यह अनोखा पर्यटन स्थल। घने जंगल, बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें तथा ऊंचे ऊंचे जलप्रपात इस स्थल के आकर्षण हैं। यहाँ बह रहे झरने के गतिपथ में है 4 जलप्रपात। सबसे पहले स्थित जलप्रपात का नाम है भैरवधर। इसकी ऊंचाई लगभग 75 फीट है। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से लोग यहाँ पहुँचते हैं और प्रपात में स्नान का आनंद लेते हैं। भैरवधर से आगे 2 छोटे प्रपात हैं। एक का नाम है छोटा घूमर और दूसरे का बड़ा घूमर। अंत में स्थित प्रपात है डोकरीधर। इसकी ऊंचाई 60 से 65 फीट है और इसका दृश्य अत्यंत मनोरम है। इस प्रकार हमने कालाहांडी के अलग अलग गांव को देखा, महिला किसानों की सफलता को देखा और देखा वहां के मनोरम दृश्य को। ठीक उसी समय सुनाई दिए घूमरा के स्वर, जो यहाँ का पारंपरिक लोकवाद्य है। उसी वीर वाद्य घुमरा के ताल पर झूमते हुए हमने समाप्त की हमारी कालाहांडी की यात्रा।